हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। बाकी यार बहुत दिनों से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ टाइम पहले ट्रिप पे गया था और वही व्लॉग्स एडिट करने में मतलब मेरा टाइम चले गया और बाकी बहुत सारे रीज़न से उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी अब से मैं रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाखा है और मैं एमपी के इंदौर के रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब गर्मियों की छुट्टी में मैं मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे गई थी। मेरी दोस्त का नाम माया है। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका फार्म हाउस इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर था। वैसे उसका फार्म हाउस बहुत बड़ा था। तकरीबन 10 दिन तक मैं उसके फार्म हाउस में रही। बाद में हुआ यूँ कि अचानक से उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई। तो हम लोगों ने तय किया कि अब हम थोड़े दिन फार्म हाउस से 2-3 किलोमीटर दूर उसके दादी का गांव था, तो हम लोग थोड़े दिन वहीं रहेंगे। दादी की तबीयत ठीक होते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने ये भी महसूस किया था कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मुझे हमेशा यही फीलिंग आ रही थी कि जैसे मेरा पीछा कोई कर रहा हो। पर यह 10 दिन तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कि जगह नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने इसे नज़रअंदाज किया और दादी के घर गए और कुछ दिन वहाँ गुजारे। आपको तो पता ही होगा गांव में माहौल कैसा होता है। लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और अपना काम करते हैं। और दादी का घर ऐसा था कि दादी के घर में बड़े बड़े 5-6 रूम्स थे और आंगन इतना बड़ा था कि आराम से 1-2 बसें वहाँ खड़ी हो सके। मैं बचपन से ही सिटी में पली बड़ी थी और मुझे हमेशा से ये था कि मैं गाँव जाऊँ, तौर तरीके सीखूँ, वहाँ का जो भी वातावरण होता है उसे मैं महसूस करूँ। और माया की दादी को भी ये सब कुछ पता था। तो उनकी दादी ने कहा कि जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो मुझे पूरे गांव की सैर कराएंगी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद दादी की तबीयत ठीक हो गई। वो मुझे सुबह 5:30 बजे उठाती और पूरा गांव घुमाती। आते आते 7 या 8 बज जाते। हम खेतों में जाते, वहाँ की अलग अलग फसलें देखते और वापस आ जाते। ऐसे ही थोड़े दिन गुजरे। और हाँ दोस्तों, उस टाइम पे गर्मी बहुत थी। मैं और माया बाहर खटिए के ऊपर एक पेड़ के नीचे सोते थे। ठंडी ठंडी हवा आती थी तो हमें नींद भी अच्छे से आ जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर हर रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरा कंबल खींच रहा हो। मुझे लगता कि यह पक्का माया मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और पहले भी मुझे माया डराती थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक रात की बात है, एक रात तो हद ही हो गई। तकरीबन 2 बजे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे छाती पे बैठा हुआ है। मेरी आंख खुल नहीं रही थी, पर जैसे तैसे करके मैंने मेरी आंख खोली। जैसे ही मैंने मेरी आंख खोली, मैंने देखा कि एक जानवर जैसा मेरी छाती पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक से मैं जैसे नींद से उठी हो, मैं वैसे सपने से उठी। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दादी मुझे सुबह उठाती, सैर करने ले जाती, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, मुझे दादी की आवाज़ आई कि बेटा उठो, चलो सैर करने जाते हैं। मैं उठी और दादी की आवाज़ के पीछे पीछे चले जाने लगी। मुझे उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसे दादी तो बहुत कुछ बोलती थी। मतलब दादी को बोलने की आदत थी, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहती मेरे साथ। पर उस दिन दादी एकदम चुपचाप थी। मैं उनके पीछे चले ही जा रही थी। वो मुझे कोई अलग ही रास्ते से लेके जा रही थी। और हाँ दोस्तों, वैसे वो मुझे 5:30 बजे उठाती, पर उस दिन शायद दादी ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया था, क्योंकि उस दिन अंधेरा था। मैंने सोचा कि दादी मुझे आज कोई नई जगह लेके जाएगी, पर शायद मैं गलत थी। जो मेरे साथ होने वाला था उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दादी मुझे जंगलों की तरफ लेके जा रही थी। जंगल मतलब वो एरिया खेतों वाला एरिया नहीं था, वो एरिया एकदम खेतों से अलग था। वो मुझे अंदर लेके जा रही थी,
मैंने कहा, दादी आप रुकिए, पर दादी कुछ भी नहीं बोल रही थी। तकरीबन जंगल के आधे किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो अचानक से रुक गई। मैंने जब दादी के कंधे पे हाथ रखा तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि दादी वहाँ पे थी ही नहीं। पल के झपकाते ही वो गायब हो गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दादी का नाम पुकारा। फिर मुझे एक कोने से वही आवाज़ आई, बेटा उठो, सैर करने नहीं जाना क्या? बस यही आवाज़ रिपीट मोड में मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैं समझ गई थी कि मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई, छलावा। क्योंकि आपको पता ही होगा, छलावे ऐसे ही करते हैं। वो अपने शिकार को फंसाते हैं, फिर उनको मार डालते हैं। मैं बस भगवान का नाम लेके भागना चाह रही थी, पर वो छलावा मेरे सामने ही आ जाता। उसका कोई शेप नहीं था, बस उसकी दो आंखें, वो भी काले काले कलर की, मुझे दिख रही थी। उसका सिर्फ साया था। वो कभी कभी जानवर बन जाता तो वो कभी बिल्ली बन के बिल्ली जैसी आवाज़ करता। मैं समझ गई थी अब भागना मुश्किल है, और इतने दिन से शायद ये मेरा पीछा कर रहा था और मौके की तलाश में था। मैं कुछ भी करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। मुझे रास्ता भी ठीक से नहीं पता था। मैं भागते भागते जैसे तैसे करके जंगल के बाहर आ गई। वो कभी कुत्ता बनता तो कभी बिल्ली बन के मेरे पीछे आता और मेरे पैरों पे काटता। मैं कई बार गिर भी चुकी थी, पर मैंने हार नहीं मानी। जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भागी और खेतों के पास आ गई। दो तीन गांव वाले वहाँ से गुजर रहे थे। मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई। उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, अब वो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर उन्होंने मुझे मेरे दादी के घर छोड़ा। दादी और माया भी मुझे ढूंढ रहे थे। वो मुझे देख के खुश हुए। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर दादी ने कहा कि बेटा बुरा मत मानना, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें पता ही होगा, छलावा अगर किसी की खुशबू ले लेता है तो वो नहीं छोड़ता कभी। तुम यहाँ से चले जाओ। दादी की बात मैं समझ चुकी थी, इसलिए बिना ज़्यादा कुछ बोले मैं और माया वहाँ से निकल गए। इस घटना को घटे 2 साल हो चुके हैं, और मैं तब से ना तो उनके फार्म हाउस गई हूँ ना तो दादी के घर। मुझे दादी की याद आती है, पर क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते।